अब नेक्स्ट हम एसक्यूएल के अंदर पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस हमारी ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ स्पेसिफिक डेटा वापस लेकर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी हम सिलेक्ट को यूज करते हैं, सिलेक्ट को यूज करके हम किसी भी पूरे कॉलम की इंफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं या फिर कुछ ग्रुप ऑफ कॉलम्स की इंफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के साथ हम कुछ क्लॉजेस, कुछ कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से हमारे पास स्पेसिफिक वो चीजें आ सकती हैं जिनकी हमें जरूरत हो। और सबसे पहला क्लॉज जिसको हम पढ़ेंगे ये है हमारा वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का काम होता है टू डिफाइन सम कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर को हम लिखते हैं नॉर्मली, जैसे हम सिलेक्ट लिखते हैं, यानी सिलेक्ट हमारे कॉलम्स के नाम, फ्रॉम फिर हमारी टेबल का नाम, एंड उसके बाद वेयर लिखकर हम अपनी कंडीशन को डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। अब इस डेटा के अंदर, ये जो इंस्टाग्राम का डेटा है, हमें वो सारे यूजर्स का नाम चाहिए जिनके फॉलोअर्स का काउंट 200 से ज्यादा है या 200 के इक्वल है। तो इन सारे यूजर्स से उन लोगों के नाम हम कैसे लेकर आए जिनके फॉलोअर्स 200 से ज्यादा हैं, तो उसके लिए हम वेयर को यूज कर सकते हैं। वेयर को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नाम विच इज यूजर, एंड यहां पर हम अपनी वेयर कंडीशन डिफाइन करेंगे। वेयर कंडीशन, और हम चाहते हैं फॉलोअर्स का जो काउंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 200, तो यहां हम लिख देंगे फॉलोअर्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 200। इसे अब कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो यहां पर ये 3 लोगों का नाम आया, इनकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ये तीनों हमारे नाम हैं और इन तीनों के जो फॉलोअर्स का काउंट है दैट इज 200, 300 एंड 200। अब अगर लेट्स सपोज हमें सिर्फ उन लोगों के नाम चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेम एंड फॉलोअर्स। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो अब ये नाम आ गए हमारे पास एंड ये हमारे पास आ गए हमारे फॉलोअर्स का काउंट। तो इस तरीके से हमारी वेयर कंडीशन काम करती है जब भी हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइन करनी है हमारे डेटा के ऊपर। अब लेट्स सपोज हम ऐसे यूजर्स की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जिनकी एज लेस देन 16 है, तो उसके लिए यहाँ पर हम अपनी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, एज लेस देन 16। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो ये हमारे पास 2 लोग आ गए, इनकी एज भी हम साथ में प्रिंट करवा लेते हैं। फॉलोअर्स की जगह इस बार हम एज को प्रिंट करवाएंगे, एग्जीक्यूट, एंड ये हमारे 2 यूजर्स आ गए हैं जिनकी एज है 14 एंड 15 के इक्वल। तो हमारी जो वेयर कंडीशन होती है इसमें अभी तो हमने देखा कि हम लेस देन यूज कर सकते हैं, हम ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं, बट इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम वेयर कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भी वेयर क्लॉज को यूज करते हैं हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इनमें से सबसे पहले टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ते टाइम सीखा हुआ है। एरिथमेटिक के अंदर हमारे पास प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, डिवाइड आ जाता है और हमारे पास हमारा मॉड्यूलो आ जाता है। जैसे लेट्स सपोज हमें सिर्फ वो सारे यूजर्स चाहिए जो अगले साल 18 ईयर्स के हो जाएंगे, तो ऐसे यूजर्स की अभी करंट एज क्या होगी, अभी करंट एज 17 होगी, या फिर 1 साल बाद 18 हो जाएंगे। का कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर एज +1 इज इक्वल टू 18। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास एक सिंगल यूजर है डोनाल्ड नाम से जिसकी एज अभी 17 है पर अगले साल यानी 1 साल बाद 18 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जिनको हम वेयर के साथ यूज कर सकते हैं ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे हमारा इक्वल टू हो गया जिसको हमने अभी यूज किया है, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, वैसे ही सिमिलर सा काम इनका एसक्यूएल के अंदर होता है। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, और होता है, नॉट, इन, बिटवीन, इन सबको अभी हम देखने वाले हैं। एंड इनके साथ साथ हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स बिट मैनिपुलेशन के लिए काम आते हैं। जैसे बिट्स कहने का क्या मतलब है, कंप्यूटर्स के अंदर यानी लैपटॉप्स के अंदर जो भी हमारी डिजिटल मशीन्स होती हैं इनके अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। यानी जो हम नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं जैसे 105 हो गया या 316 हो गया, या अगर हमने कोई स्ट्रिंग भी लिखी है हेलो, अगर हमने कोई लेट कीवर्ड से लेट्स सपोज कोई एक स्ट्रिंग डिफाइन की है मैसेज इज इक्वल टू हेलो, तो मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जब ये स्ट्रिंग जाकर स्टोर होगी या ये नंबर जाकर स्टोर होगा तो वो एग्जैक्टली इस तरीके से कैरेक्टर्स की फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर्स को कैरेक्टर समझ ही नहीं आते। कंप्यूटर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझ में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कहने का मतलब है कि हमारी जो मशीन है उसके अंदर करंट जा रहा है या उसके अंदर करंट नहीं जा रहा। अगर मशीन करंट डिटेक्ट करती है तो उसका मतलब है अभी उसने 1 स्टेट को डिटेक्ट किया है,
और अगर मशीन को लग रहा है कि अभी यहाँ पर कोई करंट नहीं है तो उसका मतलब है उसने स्टेट 0 को डिटेक्ट किया है। तो हमारे जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, उनके अंदर 2 ही स्टेट्स होती हैं जो वो डिटेक्ट कर सकते हैं, एक 0 एक 1, और 0 और 1 को ही हम बिट्स कह देते हैं। तो सारा का सारा डेटा बिट्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई हमारा डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के अंदर हमारे पास कॉलम्स हैं x एंड y। अब इन एक्स वाई के अंदर कोई बिट वैल्यू हमारे पास स्टोर्ड है, हो सकता है एक्स के अंदर 0 स्टोर्ड हो, वाई के अंदर 1 स्टोर्ड हो, या इस तरीके से कोई भी एक सिंगल बिट इनके अंदर स्टोर्ड है। तो इनके ऊपर हम अपने बिट वाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बिट वाइज ऑपरेशंस का रिजल्ट कैसे आता है, उसके लिए एक छोटी सी हम टेबल बना लेते हैं जिसमें x होगा, जिसमें y होगा और जिसमें रिजल्ट होगा। सबसे पहला ऑपरेशन जिसकी हम बात करेंगे ये हमारा बिटवाइज एंड। अगर हमारे पास x है और x एंड y हमने कर दिया, एक चीज नोटिस करनी है, हमने एंड नहीं लिखा। ये वाला जो AND एंड करके हम कंप्लीटली इंग्लिश में लिखते हैं, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जबकि हम सिर्फ एंड का सिंबल लिखते हैं यानी एम्परसैंड लिखते हैं, ये हमारा बिटवाइज एंड होता है। ये सिर्फ SQL के अंदर नहीं होता, यही सिमिलर चीज हमें जावा जैसी लैंग्वेज में या C++ जैसी लैंग्वेज के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर x एंड y हमारे पास हो गया। तो अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है तो x एंड y का रिजल्ट हमारे पास हमेशा 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है तो भी हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि 0 एंड 1 हमेशा 0 होते हैं। एंड तब हमें 1 देता है जब दोनों वैल्यूज 1 हो। ऐसे अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है तो भी हमारे पास 0 आएगा, पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है तो हमारे पास इस केस में 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर काम करता है। उसके साथ साथ हमारे पास बिटवाइज और ऑपरेटर भी होता है। बिटवाइज और कहने का मतलब है कि अगर हमने लिख दिया x पाइप y, ये जो हमारा सीधा डंडा होता है इसको हम पाइप कहते हैं, यानी जो हमारी की है उसका नाम पाइप होता है। एक सिंगल सी लाइन आपको दिख रही होगी अपने कीबोर्ड के ऊपर, जब हम उस लाइन को प्रेस करेंगे तो हमारा और बिटवाइज और ऑपरेटर आता है। इसका अगर रिजल्ट एनालाइज करें तो इसके रिजल्ट के लिए अगर हमारे पास x और y की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्ट आएगा 0। अगर x और y में से कोई भी एक वैल्यू 1 हो गई तो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा 1, यानी 0 और 1 के लिए रिजल्ट आएगा 1, 1 और 0 के लिए रिजल्ट आएगा 1, एंड 1 एंड 1 के लिए हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। तो इस तरीके से हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर काम करता है। तो ये तो हो गए हमारे सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स। अब इसमें से हम एक बार लॉजिकल ऑपरेटर्स को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हमारे ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं हमारे वेयर क्लॉज के साथ। इनमें से सबसे पहला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर चेक करता है कि दोनों कंडीशंस सच हैं या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सारे के सारे वो यूजर्स चाहिए जिनकी एज तो 15+ हो और जिनके फॉलोअर्स का काउंट 200+ हो। यानी हमें चाहिए कि एज 15+ होनी चाहिए, यानी एज ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए, एंड हमारे जो फॉलोअर्स का काउंट है वो ग्रेटर देन 200 होना चाहिए। हमें ऐसे सारे लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए जो दोनों कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हो। उनका हम नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उनकी एज प्रिंट करवाना चाहते हैं और हम उनके फॉलोअर्स को भी प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से हमारे पास एक सिंगल यूजर ही ऐसा जिसका नाम है केसी, एज है 16 एंड फॉलोअर्स है हमारे पास 300 के इक्वल। तो इस तरीके से हम बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस अपने डेटा को निकाल कर ला सकते हैं अपनी टेबल के अंदर से। दूसरा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का काम होता है टू चेक फॉर वन ऑफ द कंडीशंस टू बी ट्रू, यानी दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर मुझे डेटा ला कर दे दो। यानी यहाँ पर एंड की जगह अगर हम और लगा दें तो उस केस में हमारे पास कौन कौन सा डेटा आएगा, उन सारे लोगों का डेटा आएगा जिनकी एज तो शायद 15+ है, या फिर अगर 15+ नहीं है तो फॉलोअर्स हमारे 200+ जरूर है। तो इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास 2 लोग ऐसे आए, इन दोनों की एज 15+ है। इनमें से फर्स्ट व्यक्ति तो वो है जिसकी एज भी 15+ है, फॉलोअर्स भी 300 है यानी 200+, और सेकेंड व्यक्ति के फॉलोअर्स 200+ नहीं है लेकिन उनकी एज 15+ है, तो इसलिए उनका नाम लिस्ट के अंदर आ गया है। तो इस तरीके से हम और कंडीशन को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास और होता है वैसे ही हमारे पास एक बिटवीन वाला लॉजिकल ऑपरेटर होता है। बिटवीन का काम होता है कि ये किसी गिवन रेंज के बीच में एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का काम करता है। जैसे लेट्स सपोज मुझे सिर्फ वही लोगों का डेटा चाहिए जिनकी एज 15 साल से 16 साल के बीच में है, या 15 साल से 17 साल के बीच में है। हमें सिर्फ उन्हीं यूजर्स का डेटा चाहिए। तो ऐसे यूजर्स का डेटा लाने के लिए हम लिख सकते हैं वेयर एज, एंड उसके बाद हम लिखते हैं अपना बिटवीन ऑपरेटर, और फिर हम अपनी रेंज को डिफाइन करते हैं। तो हमारी रेंज है 15 से 17, तो बिटवीन 15 एंड 17 हम लिख सकते हैं। इसको कर लेंगे सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास 3 लोगों के नाम आ गए जिनकी एज बिटवीन 15 एंड 17 के इक्वल है।
इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है हमारा इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर कैसे काम करता है? इन ऑपरेटर के अंदर इट इज़ बेसिकली जैसे ऑपरेटर्स हमने एरेज के साथ यूज़ किए थे जावास्क्रिप्ट में, यानी इन ऑपरेटर के साथ हम एक लिस्ट दे देते हैं। जैसे हमने कोई लिस्ट दे दी, इस लिस्ट में हमने 2 ईमेल्स ऐड कर दिए कि मुझे तो वही यूज़र चाहिए जो इन ईमेल्स को यूज़ कर रहे हो या इन ईमेल से रजिस्टर्ड हो मेरे सिस्टम के अंदर। हो सकता है ये दोनों ईमेल्स हमें पता चला हो कि इलीगल ईमेल्स हैं या फिर ये अनऑथराइज्ड ईमेल्स हैं, तो ऐसी ईमेल से रिलेटेड हमें यूजर्स का डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम मैच कर सकते हैं एनी वैल्यू को विद आर गिवन लिस्ट। तो इसको यूज़ करने के लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लेंगे अपने पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं लिस्ट में लेट्स सपोज हमने ये एक ईमेल डाला एंड हमने एक सेकेंड ईमेल डाला बॉब वाला। हम चाहें तो कोई और ईमेल भी डाल सकते हैं, abcd@gmail.com, इस तरीके का हम कोई ईमेल डाल सकते हैं। अब इस लिस्ट को यहाँ से कर लेते हैं कट। हम लिखने वाले हैं सिलेक्ट नेम एज फॉलोअर्स फ्रॉम यूजर्स वेयर हम चाहते हैं हमारी ईमेल से मैच करें, तो ईमेल इन दिस लिस्ट, यानी जहां पर हमारी जो भी ईमेल है यूजर की वो इस लिस्ट के अंदर आ रही है, उन यूजर्स के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाओ। इनफैक्ट उनके लिए हम ईमेल को भी प्रिंट करवा देते हैं, एज को यहाँ से हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट किया हमारे पास 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन आ गई, एक बॉब एक डोनाल्ड, एंड क्योंकि उनकी ईमेल यहाँ पर मैच कर रही है। तो अगर लिस्ट के अंदर कोई ऐसी ईमेल है जो मैच नहीं भी कर रही तो उससे कोई एरर नहीं आएगा, मतलब उसके साथ कोई यूजर मैच नहीं किया तो कोई डेटा हमारे पास प्रिंट होकर नहीं आएगा। इसी तरीके से हम चाहे तो अगर हमारे पास हजारों लोगों का डेटा है तो हम नेम के बेसिस पर सर्च कर सकते हैं कि कितने लोगों के पास उस सेम नाम का यूजर नेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो और डेटा अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू यूज़र करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन, इसको ID 5 देते हैं, इसको ID 6 देते हैं, इनको एज देते हैं हम 14 एंड इसे दे देते हैं 16। इनके नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ईव, फरा, रैंडम नाम्स हम रखने वाले हैं, इसे कह देते हैं fara@gmail.com। यहाँ पर हम फॉलोइंग का काउंट दे सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे 400 फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग का काउंट हम सेम रख सकते हैं और इसको कह देते हैं 1000 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लेट्स सपोज दे हैव 10,000 फॉलोअर्स। तो इस तरीके से इस डेटा को हम इंसर्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट एंड इंसर्ट। तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं हम उन सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन लेकर आएँ जिनकी एज या तो 14 है या फिर 16 है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें रेंज में चाहिए 14 से 16 वाले सारे चाहिए, हमें चाहिए वो सारे के सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन जिनकी एज या तो 14 है या फिर 16 है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट हम एज को भी प्रिंट करवा देते हैं, तो हमारी एज यहाँ पर आ जाएगी, सिलेक्ट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर ये 4 यूजर्स हमारे पास आए हैं, इनमें से 2 यूजर्स की एज हमारे पास 14 है, 2 यूजर्स की एज हमारे पास 16 है। तो इस तरीके से हमारा इन काम करता है। इनके साथ हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है विच इज़ द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का काम होता है टू निगेट द कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशन का अगर हमें नेगेटिव चाहिए हो, यानी जैसे पहले हमने चेक किया था कि लोग हमारे इस रेंज के अंदर होने चाहिए या इस लिस्ट के अंदर होने चाहिए, अब हमें वो सारे यूजर्स का डेटा चाहिए जो इस रेंज के अंदर या इस लिस्ट के अंदर ना हो, तो उसके लिए हम अपने नॉट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें उन यूजर्स का डेटा नहीं चाहिए जिनकी एज 14 या 16 है, हमें बाकी सारे यूजर्स का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट इन। तो बस नॉट ऑपरेटर मुझे यहाँ ऐड करना है, सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बार हमारे पास 2 यूजर्स आए हैं, बॉब एंड डोनाल्ड, जिनकी एज 15 एंड 17 के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं एसक्यूएल के साथ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने लिमिट क्लॉज के बारे में। लिमिट क्लॉज कंडीशन ऐड करता है ऑन द टोटल नंबर ऑफ रोज रिटर्न्ड, यानी इट सेट्स एन अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टपल्स टू बी रिटर्न्ड। यानी हो सकता है हमने जो क्वेरी लिखी है, हमने सिलेक्ट के अंदर जो क्वेरी लिखी है डेटा को लाने के लिए, उस डेटा के अंदर हो सकता है 1000 रोज रिटर्न होकर आ रही हो, पर हमें तो सिर्फ 5 लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उस केस के लिए हम लिमिट क्लॉज को यूज़ करते हैं। लिमिट क्लॉज को लिखने के लिए हम अपनी नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं एंड उसके बाद हम लिमिट लिखते हैं और उसके बाद जो भी नंबर जो हमें अपर लिमिट में सेट करना है। जैसे लेट्स सपोज हमें उन सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनकी एज 15 प्लस है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेयर एज ग्रेटर देन 15। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास 3 यूजर्स की इंफॉर्मेशन आ गई। इसको 15 की जगह अगर हम 14 कर दें और सिलेक्ट करें
तो अब हमारे पास 4 यूजर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन मुझे तो 2 ही यूजर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लिमिट ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो वेयर के साथ भी वो लिमिट ऐड कर सकते हैं, यानी मुझे क्या लिमिट चाहिए, मुझे लिमिट चाहिए 2 कि मुझे 2 ही यूजर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस बार हमारे पास 2 ही यूजर्स की इन्फॉर्मेशन आई है। हम चाहें तो बिना वेयर क्लॉज के भी लिमिट को यूज कर सकते हैं, यानी अभी हम सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, पर मुझे सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 2 या मुझे तो सिर्फ 3 ही यूजर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, तो हमारे पास 3 ही यूजर्स की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जब हम जितना डेटा रिटर्न होकर आ रहा है कंडीशन के बेसिस पर, उस पर भी लिमिट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने लिमिट क्लॉज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने ऑर्डर बाय क्लॉज की। ऑर्डर बाय क्लॉज का काम होता है किसी भी चीज़ को सॉर्ट करना। कोई भी अगर हमारे पास डेटा है तो उसे हम चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में, चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है कि हमने उसे इंक्रीजिंग फैशन के अंदर स्टोर किया है, सबसे छोटी चीज़ पहले, सबसे बड़ी चीज़ बाद में। और डिसेंडिंग कहने का मतलब है कि हमने उसे डिक्रीजिंग फैशन में शो किया है, यानी सबसे बड़ी चीज़ पहले और सबसे छोटी चीज़ बाद में। तो जब भी हम अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए लास्ट में, यानी हमने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं ऑर्डर बाय एंड फिर उस कॉलम का नाम जिसके ऊपर हमें सॉर्टिंग करनी है, जिसके ऊपर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर सॉर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि टेबल के अंदर तो बहुत सारा डेटा हो सकता है, जैसे अगर इस टेबल का एग्जाम्पल लें तो इसके अंदर तो बहुत सारा डेटा हो सकता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो यूजर्स हैं वो कितने उनके फॉलोअर्स हैं उसके बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। तो उस हिसाब से तो ये वाला यूजर सबसे पहले आएगा, फिर ये दोनों 200 फॉलोअर्स वाले यूजर आएंगे, फिर हमारे पास ये हमारा थर्ड यूजर आएगा। तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कौन से कॉलम के बेसिस पर हम अपनी सॉर्टिंग करना चाहते हैं, और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं। असेंडिंग के लिए हम ASC लिख सकते हैं, डिसेंडिंग के लिए हम DESC लिख सकते हैं। तो अगर हमें सारे यूजर्स का डेटा मिल रहा है, ये हमारे सारे के सारे यूजर्स हैं, इनकी हमें नेम चाहिए, इनकी हमें एज चाहिए, और इसके साथ में इनका हमें लेट्स सपोज फॉलोअर्स का काउंट चाहिए। अब हम चाहते हैं कि हम इन्हें ऑर्डर कर दें बेस्ड अपॉन देयर फॉलोअर्स काउंट। तो फॉलोअर्स काउंट के बेसिस पर हम असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो ये सारे के सारे हमारे यूजर्स आ गए। सबसे पहले उस यूजर का नाम है जिसके सबसे कम फॉलोअर्स है, फिर 200, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 10,000। उसी तरीके से हम चाहें तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे सारे के सारे यूजर्स आ जाएंगे बेस्ड अपॉन द फॉलोअर्स कॉलम। और अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, लेट्स सपोज एक केस ऐसा है जिसमें हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होगी वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही होती है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द ऑर्डर बाय क्लॉज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। एग्रीगेट फंक्शंस हमारे SQL के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो पहले से लिखे हुए हैं। अब एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। यानी ये ऐसा फंक्शन है जो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा लास्ट में, और ये कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ऑन सम सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे ये हमारे काफ़ी वेल नोन एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अगर हम एवरेज फंक्शन को यूज़ करते हैं तो एवरेज क्या करेगा, एवरेज बहुत सारी वैल्यूज़ लेगा और उनके बदले में हमें एक सिंगल एवरेज उन सारी की सारी चीज़ों का एवरेज ला कर दे देगा। अगर हम मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ लेगा और उन वैल्यूज़ में से हमें मैक्सिमम निकाल के देगा। अगर हम मिनिमम यूज़ करते हैं तो सारी वैल्यूज़ में से ये हमें मिनिमम निकाल के देगा। काउंट यूज़ करते हैं तो अगर हमने इसे 10 वैल्यूज़ भेजी तो ये हमें उनका काउंट रिटर्न करेगा यानी 10। अगर हम इसे 20 वैल्यूज़ भेजते हैं तो ये उसका काउंट रिटर्न करेगा यानी 20। यहीं पर अगर हम सम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो ये हमें सारी की सारी वैल्यूज़ का सम रिटर्न करके देता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, अगर हमने कोई स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई हुई है, इस तरीके से अगर हमने कोई टेबल बनाई हुई है स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट का नाम स्टोर कराया है और हमने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कराए हैं, तो अगर हमें चाहिए कि सारे के सारे मार्क्स में से हमें मैक्सिमम मार्क्स वाला स्टूडेंट चाहिए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो मार्क्स वाला कॉलम होगा उस कॉलम के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू को निकालकर कौन लेकर आएगा, निकालकर ये मेरा एग्रीगेट फंक्शन लेकर आएगा। तो एग्रीगेट फंक्शन को हम लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, फिर पेरेंथेसिस लिखते हैं और उसके अंदर हम अपने कॉलम की वैल्यू पास करते हैं जिसके ऊपर हम वो फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमें अपनी टेबल में से मैक्सिमम फॉलोअर्स निकालने हैं, तो मैक्सिमम फॉलोअर्स निकालने के लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ, इसे हम कैपिटल M के साथ भी लिख सकते हैं, हमारे फॉलोअर्स फ्रॉम हमारी टेबल का नाम यूजर। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट।
तो हमारे पास आंसर आ गया 10,000 के इक्वल। उसी तरीके से हम चाहें तो मैक्सिमम ऑफ एज निकाल सकते हैं। सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट, तो एज जो मैक्सिमम है हमारे पास यूजर्स में दैट इज इक्वल टू 17। अब लेट्स सपोज हमें काउंट निकालना है, हमें उन सारे स्टूडेंट्स का काउंट निकालना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे यूजर्स हैं जिनकी एज 14 के इक्वल है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट काउंट ऑफ एज फ्रॉम यूजर वेयर यूजर एज इज इक्वल टू 14। यानी हम सबसे पहले तो वो सारी की सारी एज निकाल लेंगे जहां पर एज की वैल्यू 14 है, और फिर उनसे हम सारी की सारी एजेस का काउंट निकाल लेंगे। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास आंसर में आया है 2। यानी ऐसे यूजर्स जिनकी एज 14 के इक्वल है, ऐसे यूजर्स का क्या काउंट है, ऐसे यूजर्स का काउंट है 2। यानी एक हमारे पास ये वाला यूजर है और एक हमारे पास ये वाला यूजर है। अब लेट्स सपोज अगर हमें मिनिमम एज निकालनी है कि मिनिमम एज वाले कितने यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं उनमें से सबकी एज अगर देखी जाए तो मिनिमम किसकी एज है, तो मिनिमम एज हमारे पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 14। अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं सारे लोगों की एजेस का, तो हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ एज। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो ये हमारे पास एवरेज आ गया विच इज़ 15.3333। हम चाहें तो सम भी निकाल सकते हैं। अगर हमें सारे के सारे लोगों के फॉलोअर्स का सम निकालना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सम ऑफ और यहाँ पर फॉलोअर्स। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास सारे लोगों के फॉलोअर्स का सम आ गया विच इज 11,223। तो इस तरीके से हम अपने एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जब भी हम अपनी सिलेक्ट की कंडीशन लिखते हैं उसके साथ में। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने एक और क्लॉज के बारे में जो है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज। अब ग्रुप बाय क्लॉज को जब हम फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर पढ़ रहे होते हैं एसक्यूएल के अंदर तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, पर ये एक्चुअली उतना ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल है। ग्रुप बाय क्लॉज का काम होता है टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू समरी रोज। यानी ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय मल्टीपल रोज से डेटा कलेक्ट करता है और फिर उस डेटा को ग्रुप कर देता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट बाय 1 और मोर कॉलम्स। अच्छा, जब भी हम ग्रुप बाय को यूज करते हैं, इसको हम इंडिविजुअली यूज जनरली नहीं करते, ग्रुप बाय को हम यूज करते हैं किसी ना किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे जो यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं हमारे पास डेटाबेस के अंदर, उन यूजर्स में मुझे फाइंड आउट करना है कि 14 की एज के कितने इंडिविजुअल यूजर्स हैं। मतलब हर एज ग्रुप के हिसाब से मुझे नंबर ऑफ यूजर्स फाइंड आउट करने हैं कि 14 की एज के यूजर्स हैं उनका क्या काउंट है, 15 की एज के जो यूजर्स हैं उनका क्या काउंट है, 16 की एज के जो यूजर्स हैं उनका क्या काउंट है, 17 वालों का क्या काउंट है। इसके अलावा अगर कल को मान लो 18, 19, 20, 21 कुछ भी एज का यूजर ऐड होता है, मुझे इस तरीके से उनका काउंट चाहिए, तो उसके लिए क्या जनरल एसक्यूएल क्वेरी होगी जिसको हम लिख सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ मेरे जो यूजर्स हैं उनको मैं किस बेसिस पर ग्रुप करना चाहती हूँ, मैं उन्हें ग्रुप करना चाहती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। यानी एज के हिसाब से ग्रुप बनेगा कि 14 साल के बच्चों का एक ग्रुप बन जाए, 15 साल के स्टूडेंट्स का यूजर्स का एक ग्रुप बन जाए, 16 ईयर्स के यूजर्स का एक ग्रुप बन जाए, 17 ईयर्स के यूजर्स का एक ग्रुप बन जाए। अब मुझे चाहिए ये जो ग्रुप्स बन गए इन सारे ग्रुप्स का मेरे पास काउंट आ जाए कि कितने लोग फर्स्ट ग्रुप में, कितने लोग सेकंड ग्रुप में, कितने लोग थर्ड ग्रुप में, कितने लोग फोर्थ ग्रुप में। तो इस काम को करने के लिए हमारी क्या एसक्यूएल क्वेरी रहेगी, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट, और हमें एक्चुअली क्या सिलेक्ट करना है, हमें क्या डेटा चाहिए, हमें चाहिए कि मुझे काउंट ऑफ एज चाहिए, या इसे हम कह सकते हैं काउंट ऑफ नेम चाहिए कि कितने नेम्स है, या काउंट ऑफ आईडी चाहिए कि कितने लोग हैं हर किसी की, क्योंकि आईडी यूनिक होगी तो सब हर किसी को यूनिकली काउंट किया जाएगा। सिलेक्ट कर लो काउंट ऑफ आईडी फ्रॉम यूजर टेबल ग्रुप बाय एज। यानी यूजर टेबल के अंदर एज के हिसाब से तो पहले ग्रुप्स बना दो, तो यहां पर क्या हुआ, एज के हिसाब से पहले हमारे ग्रुप्स बन जाएंगे। अब जैसे ही हमारे ग्रुप्स बन गए उनके अंदर मुझे सबकी आईडी को काउंट करना है। यानी पहला जो ग्रुप है उसका काउंट आ जाएगा, दूसरा ग्रुप है उसका काउंट आ जाएगा, तीसरा ग्रुप उसका काउंट आ जाएगा, चौथा ग्रुप उसका काउंट आ जाएगा। इसको एक बार कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये सारे के सारे आ गए काउंट ऑफ आईडी कि 14 की एज वाले 2 हैं, 15 वाले 1 है, 16 वाले 2 हैं, 17 वाला 1 है। इसके साथ में हम चाहें तो एज को भी प्रिंट करवा सकते हैं कि मुझे एज भी प्रिंट करवानी है और हर एज का काउंट भी प्रिंट करवाना है। सिलेक्ट कर लेते हैं, तो एज 14 के 2 यूजर्स हैं, एज 15 का एक यूजर है, एज 16 के 2 यूजर्स हैं, एज 17 का एक यूजर है। तो इस तरीके से हमने एज के हिसाब से ग्रुप कर दिया और फिर उन सब का हम काउंट लेकर आ गए।
अगर हम चाहते तो हम ये एग्रीगेट फंक्शन हटा भी सकते थे। उस केस में क्या होता, सिर्फ हमारे पास एज आ जाती कि एज के हिसाब से हमने ग्रुप कर दिया तो हमारे पास सारी की सारी एजेस आ गई कि एज क्या क्या है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। यानी अभी हमने सिर्फ ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाकर कुछ किया नहीं काम। ग्रुप बनाने के बाद कुछ काम करने के लिए हम अपने एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करते हैं, इसीलिए जनरली वी यूज ग्रुप बाय विद सम एग्रीगेशन फंक्शन। अब लेट्स सपोज हमने जो ग्रुप बनाए 14, 15, 16 एंड 17, इन सारे ग्रुप्स के अंदर हमें मैक्सिमम फॉलोअर्स वाला यूजर जो है उसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है या मैक्सिमम फॉलोअर्स को प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ फॉलोअर्स को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इन ईच एज ग्रुप। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, एग्जीक्यूट। तो 14 साल की एज में जो मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं वो है हमारे पास 400। ये एक यूजर है जिसके 400 फॉलोअर्स हैं। ये हमारे पास 14 ईयर्स का एक और यूजर है जिसके 123 फॉलोअर्स है। तो ज्यादा कौन से वाले हुए, ज्यादा 400 वाले हुए। 15 की एज में 200 मैक्सिमम है, 16 की एज में 10,000 मैक्सिमम है, 17 की एज में 200 मैक्सिमम है। इस तरीके से हर एज ग्रुप के हिसाब से उनके क्या मैक्सिमम फॉलोअर्स है उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब अगर हम चाहें कि उनके नाम भी हमारे पास आ जाए, तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि अगर एग्रीगेशन फंक्शन के बाहर हम कोई भी कॉलम का नाम लिखते हैं तो उस कॉलम के नाम के हिसाब से हमें ग्रुप बाय करना ही करना पड़ेगा। यानी हम किसी ऐसे कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे नेम ऐसा कॉलम है जिसके बेसिस पर ग्रुपिंग नहीं हुई, तो इस कॉलम को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। इस कॉलम को लिखेंगे तो एरर आएगा। इस तरीके के कॉलम्स को हम अपने एग्रीगेशन फंक्शन में लिख सकते हैं। जैसे फॉलोअर्स को हमने यहाँ तो लिखा है एग्रीगेट फंक्शन में, पर हमने ग्रुप बाय के अंदर नहीं लिखा तो चल जाएगा। लेकिन नेम को हम यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअली नहीं लिख सकते, हम सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली जिनको हमने ग्रुप बाय के अंदर यूज किया है। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप बाय काम करता है। अब जैसे हमारा ग्रुप बाय क्लॉज होता है वैसे ही हमारे पास एक और क्लॉज होता है, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज हमारी वेयर क्लॉज से काफी ज्यादा सिमिलर होता है। वेयर क्लॉज की अगर बात करें तो वेयर का काम क्या होता था, वेयर का काम होता था कि ये कुछ कंडीशन अप्लाई कर देता था। सारे के सारे जो रोज हमारे पास आ रही है उनके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर दी। वैसा सा ही सिमिलर सा काम हमारे हैविंग क्लॉज का होता है, बट इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू अप्लाई एनी कंडीशन आफ्टर ग्रुपिंग। तो वेयर क्लॉज किस पे काम करता था, वेयर क्लॉज हमारी रोज के ऊपर कंडीशन अप्लाई करता था और हैविंग क्लॉज हमारे ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करता है। जैसे लेट्स सपोज हमने किसी भी कॉलम के ऊपर अगर पहले से कोई ग्रुपिंग कर ली है, ग्रुपिंग कहने का मतलब है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने सारे के सारे मैक्सिमम फॉलोअर्स निकाल लिए हर एक एज ग्रुप से। तो उसके लिए हम क्वेरी लिख सकते हैं सिलेक्ट, हमने एज को सिलेक्ट कर लिया एंड उसके साथ में हमने मैक्सिमम ऑफ फॉलोअर्स निकाल लिए फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम है यूजर एंड यहाँ पर हमने ग्रुप बाय कर दिया। कौन सा कॉलम का नेम, हमारे एज कॉलम। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। हम एज के हिसाब से पहले ग्रुप बना सकते हैं कि 14 का एक ग्रुप बन गया, 15 का एक, 16 का एक, 17 का एक। हर ग्रुप के हिसाब से मैक्सिमम फॉलोअर्स को प्रिंट करवा सकते हैं, पर हमें तो सिर्फ वही वाले ग्रुप्स के मैक्सिमम फॉलोअर्स चाहिए जिनका फॉलोअर काउंट 200 से बड़ा हो। तो यहाँ कंडीशन लगाने के लिए, इस पर कंडीशन लगाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं हैविंग मैक्सिमम ऑफ फॉलोअर्स, यानी जिस भी ग्रुप के मैक्सिमम फॉलोअर्स ग्रेटर देन 200 है, हमें सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स का डेटा चाहिए। तो ये कंडीशन किस पर लगी, ये कंडीशन हमारे ग्रुप पे लगी है, ये कंडीशन ग्रुप पे लगी है, ना कि पूरी की पूरी टेबल के ऊपर। तो इसे एक बार लिख कर देखते हैं। हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर रहे थे मैक्सिमम फॉलोअर्स फ्रॉम ईच एज ग्रुप। अब इसके साथ में हम एक कंडीशन डिफाइन कर देंगे हैविंग मैक्सिमम, जिनके मैक्सिमम फॉलोअर्स की वैल्यू 200 से बड़ी हो। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास दो ऐसे ग्रुप्स आए, एक 14 ईयर्स की एज का, एक 16 ईयर्स की एज का। दोनों के अंदर जो मैक्सिमम फॉलोअर्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 200। एक के अंदर 400 है, एक के अंदर 10,000 है। तो इस तरीके से हमारा हैविंग क्लॉज काम करता है, जिसके बेसिस पर हम अपने ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन डालते हैं। जैसे वेयर क्लॉज इज फॉर द टेबल, जबकि हैविंग क्लॉज इज फॉर अ ग्रुप। ग्रुपिंग इज नेसेसरी फॉर हैविंग, यानी हैविंग क्लॉज को लिखने के लिए हमें हमेशा पहले ग्रुप बाय करना ही करना पड़ेगा। बिना ग्रुप बाय के हम कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हमारे ग्रुप्स के ऊपर, यानी पहले हमें ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा, फिर हम अपने हैविंग क्लॉज को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक जनरल ऑर्डर के बारे में, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट क्लॉजेस को लिखने के लिए। जब भी हम मल्टीपल क्लॉजेस को एक साथ लिखना चाहते हैं तो उसका जनरल ऑर्डर ये होता है, यानी सबसे पहले तो हम अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं फ्रॉम द टेबल एंड उसके बाद हम अपनी वेयर कंडीशन को डिफाइन करते हैं।
फिर अगर हमें वेयर कंडीशन के बाद या इस कंडीशन के बिना भी अगर ग्रुप करना होता है तो फिर हम ग्रुप बाय क्लॉज लिखते हैं, और ग्रुप बाय क्लॉज के ऊपर अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है तो उसके बाद हम हैविंग को यूज करते हैं। अगर हमें इन सारी चीजों को ऑर्डर करना है तो लास्ट में हम अपना ऑर्डर बाय क्लॉज है जिसको यूज कर सकते हैं। या हमने सारे के सारे यूजर्स को उनके एज के बेसिस पर ग्रुप कर दिया है, फिर हम उनसे एजेस एंड हर एज के हिसाब से मैक्सिमम फॉलोअर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और हर किसी के ऊपर हमें कंडीशन लगाने हैं कि मैक्सिमम फॉलोअर्स ग्रेटर देन 200 होने चाहिए सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर। अब हम चाहें तो इसका जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है जो हमारे लिए अभी ऐसा प्रिंट होकर आ रहा है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ऑर्डर बाय, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एज के हिसाब से हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। सिलेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूट किया, तो अब एज 16 ऊपर आ गई है, एज 14 नीचे आ गई है। तो इस तरीके से किसी बेसिस पर अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम मल्टीपल डिफरेंट क्लॉजेस को, डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं इन द गिवन ऑर्डर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोबारा से अपने टेबल क्वेरीज के बारे में। तो अभी तक हमने सिलेक्ट को और क्लॉजेस को काफी डिटेल में पढ़ लिया है। अब वापस से अपनी टेबल्स के ऊपर आ जाते हैं और टेबल्स के स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि टेबल्स को अपडेट कैसे करते हैं। टेबल्स को अपडेट करने के लिए हम अपनी अपडेट कमांड को यूज करते हैं, और अपडेट करने का मतलब है एग्जिस्टिंग रोज को अपडेट करना। दो चीजें होती हैं टेबल्स के अंदर जिनके बारे में हमने बात की है। एक होते हैं हमारे कॉलम्स जो वर्टिकल फैशन के अंदर आते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं हमारे टेबल का स्कीमा, हमारी टेबल का डिजाइन। अभी हम उसे चेंज नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपनी इंडिविजुअल रो का यानी एक सिंगल यूजर का या एक सिंगल एंटिटी के डेटा को चेंज करने की, अपडेट करने की बात कर रहे हैं। अपडेट करने के लिए हम लिखते हैं अपडेट टेबल। तो इस बार हम सिलेक्ट नहीं लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे अपडेट टेबल, और फिर हम लिखते हैं सेट। उसके बाद हम नई कंडीशन लिख सकते हैं, नई वैल्यूज लिख सकते हैं जो हम चेंज करना चाहते हैं, और बाद में हम कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जिन रोज के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करती हो सिर्फ उन्हीं रोज को हम अपडेट करें। अच्छा, कभी भी अपडेट कमांड करने से पहले अगर हम फर्स्ट टाइम एसक्यूएल लिख रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे पास एक एरर आ जाए, क्योंकि डायरेक्टली माई एसक्यूएल हमें हमारे डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने के लिए अलाउ नहीं करता। जैसे अगर हमने लिखा अपडेट यूजर और उसके अंदर हम सेट करना चाहते हैं जिन भी लोगों की एज लेट्स सपोज 16 है, 16 एज वाले सारे लोगों के हम फॉलोअर्स का काउंट जो है उसको सेट करना चाहते हैं लेट्स सपोज टू 600। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सेट followers is equal to 600 where age is equal to 16। तो इस कंडीशन से क्या होगा, जिन भी लोगों की एज 16 है उन सबके फॉलोअर्स का काउंट 600 पर सेट हो जाएगा। अब हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर कोड 1175 यू आर यूजिंग सेफ अपडेट्स मोड। इस तरीके का एरर आना बहुत नॉर्मल चीज़ है अगर हम फर्स्ट टाइम अपनी अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो। एंड इस एरर से बचने के लिए हमें एक लाइन रन करनी पड़ेगी विच इज सेट SQL अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर अपडेट्स इज इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट SQL के अंदर एक सेफ अपडेट्स नाम की चीज होती है जो बाय डिफॉल्ट 1 पे सेट होती है। इसका मतलब है कि SQL आपको अपडेट्स नहीं करने देता अपने डेटाबेस के अंदर, अपनी टेबल के अंदर। तो उस चीज की वजह से हमारे पास एरर आएगा अगर अपडेट कमांड रन करेंगे। तो उस एरर से बचने के लिए हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं और इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से अपडेट को रन करेंगे, एग्जीक्यूट किया तो इस बार हमारा अपडेट एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हो गया तो इस बार सारा का सारा डेटा हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो इस बार पूरा का पूरा टेबल का डेटा आ गया एंड सारे के सारे लोग जिनकी एज 16 है अगर हम उनके फॉलोअर्स का काउंट देखें तो इट इज इक्वल टू 600 नाउ। ये फरा का भी फॉलोअर्स का काउंट देखें तो इट इज इक्वल टू 600 नाउ। तो इस तरीके से हम अपने अपडेट्स कर सकते हैं इन आर टेबल्स। नेक्स्ट क्वेरी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारी डिलीट क्वेरी। डिलीट का काम होता है टू डिलीट एग्जिस्टिंग रोज, यानी जैसे हमने अपडेट किया था रोज को वैसे ही हम रोज को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम अपनी टेबल का नाम वेयर कंडीशन, यानी जिस भी रो के अंदर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहां पर उन रोज को हम टेबल के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम यूजर एंड फिर हम अपनी कंडीशन लिख देंगे वेयर हम उन यूजर्स को डिलीट करना चाहते हैं जिनकी एज लेट्स से 14 के इक्वल है, वेयर एज इज इक्वल टू 40। इसको कर लिया एग्जीक्यूट एंड इसे अब हम कर देंगे एग्जीक्यूट। तो अब हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनके अंदर एज 14 वाले जो यूजर्स हैं वो सारे के सारे जाकर गायब हो चुके हैं।
एक और चीज़, अगर हम डिलीट वाली ये जो स्टेटमेंट है इसे यूज़ करते हैं तो इसके अंदर अगर हमने वेयर क्लॉज नहीं लिखा तो फिर क्या होगा, डिलीट स्टेटमेंट सारी की सारी रोज को डिलीट कर देता है। तो गलती से भी डिलीट जब भी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वेयर कंडीशन को भूलना नहीं है, यानी हम कुछ स्पेसिफिक डेटा को डिलीट कर रहे होते हैं, ना कि पूरे के पूरे टेबल के डेटा को। नेक्स्ट क्वेरी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारी ऑल्टर क्वेरी। ऑल्टर क्वेरी का काम होता है टू चेंज द स्कीमा। चेंज स्कीमा मतलब अब हम कॉलम्स के अंदर, यानी कॉलम्स का क्या नाम है, कॉलम्स का क्या डेटा टाइप है, या कॉलम्स के ऊपर हमने क्या क्या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं, या फिर अगर हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है, किसी पुराने कॉलम को अगर हमें डिलीट करना है, इस तरीके के कॉलम्स रिलेटेड ऑपरेशंस को अगर हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम ऑल्टर क्वेरी को यूज़ करेंगे। ऑल्टर के अंदर अपने मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स की क्वेरीज होती हैं, जिसमें से सबसे पहली है ऐड कॉलम करने वाली, यानी अगर हमें किसी नए कॉलम को ऐड करना है। नए कॉलम को ऐड करने के लिए हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल, अपनी टेबल का नाम, और फिर लिखते हैं ऐड कॉलम, अपने नए कॉलम का नाम, उस कॉलम का डेटा टाइप एंड उस कॉलम का कंस्ट्रेंट। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज हमें कोई सिटी का कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं ऑल्टर टेबल, अपनी टेबल का नाम विच इज़ यूज़र, हम ऐड करने वाले हैं अपना कॉलम, कॉलम का नाम है सिटी, सिटी के अंदर ये होगा हमारे varchar टाइप का जिसकी लिमिट है 25 एंड जिसके लिए हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि सबकी सिटी बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली होनी चाहिए। अब इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड इसे कर लेंगे एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुल हो गया। अब हम चाहें तो अपनी यूज़र टेबल को देख सकते हैं। यूज़र टेबल के अंदर अब बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे कॉलम्स के अंदर जो सिटी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ड्रॉप कॉलम पर। ड्रॉप कॉलम का काम होता है टू ड्रॉप अ कॉलम, यानी टू डिलीट अ कॉलम। हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल, अपनी टेबल का नाम, फिर ड्रॉप कॉलम और फिर उस कॉलम का नाम जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज इस पूरे के पूरे यूज़र डेटा में से अगर हमें एज को डिलीट करना है, तो एज को डिलीट करने के लिए वी कैन राइट ऑल्टर टेबल, अपनी टेबल का नाम विच इज़ यूज़र एंड इसे कर देंगे ड्रॉप कॉलम, अपने कॉलम का नाम विच इज़ एज। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट, एग्जीक्यूट एंड अब सारे के सारे अपने यूज़र्स को देख लेंगे। यूज़र्स को देखा तो ये सारे हमारे यूज़र्स आ गए। अब इस यूज़र्स के साथ में हमें हमारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, पर इसके अंदर हमारा एज वाला कॉलम नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो ड्रॉप हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रीनेम टेबल के बारे में। रीनेम का काम होता है हमारी पूरी की पूरी टेबल का नाम ही चेंज कर देना। जैसे रीनेम करने के लिए हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल एंड रीनेम टू, फिर अपनी नई टेबल का नाम। जैसे अगर इस टेबल को हम यूज़र्स की जगह इंस्टा यूज़र्स नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल, ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा सकते हैं, ऑल्टर टेबल यूज़र रीनेम टू इंस्टा यूज़र। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो इस बार जब हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र करेंगे तो इसमें हमें एरर मिल जाएगा क्योंकि अब हमारी टेबल का नाम ये नहीं है, अब हमारी टेबल का नाम इंस्टा यूज़र हो गया है। तो अब इसे सिलेक्ट करके करेंगे एग्जीक्यूट, तो इस बार हमारे लिए कमांड रन करेगी। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ऑल्टर टेबल के अंदर टू चेंज द कॉलम, यानी जब भी हमें कॉलम को रीनेम करना है, कॉलम को हमें चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल, अपनी टेबल का नाम, और फिर लिखेंगे चेंज कॉलम, अपने पुराने कॉलम का नाम। अब पुराने कॉलम की जगह हम कुछ नया लेकर आना चाहते हैं, तो फिर हम लिखते हैं अपने नए कॉलम का नाम, उसका नया डेटा टाइप एंड उसके न्यू कंस्ट्रेंट्स को। अब जब भी हम चेंज करते हैं, यानी जब भी हम किसी कॉलम को रीनेम करते हैं, तो लेट्स सपोज अगर हमारा कॉलम है कोई और वो इंट टाइप का है, तो उसके बाद न्यू डेटा टाइप में भी हमें दोबारा से इंट को रीडिफाइन करना पड़ेगा। यानी अगर हमें सिर्फ नाम भी चेंज करना है तो सिर्फ नाम चेंज नहीं होता, उसके साथ में हमें दोबारा से नया डेटा टाइप देना पड़ता है। और अगर हमारा डेटा टाइप सेम रहना है तो हमें पुराने वाला ही डेटा टाइप लिखना होता है। जैसे लेट्स सपोज हमारी ये जो टेबल है इसके अंदर हम फॉलोअर्स को रीनेम करके करना चाहते हैं सब्सक्राइबर्स, तो वो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल इंस्टा यूज़र, या फिर इंस्टा यूज़र से इसे वापस से अपडेट कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं, ऑल्टर टेबल इंस्टा यूज़र रीनेम टू यूज़र। ये एक बार दोबारा रन कर दिया तो हमारी टेबल का नाम दोबारा से यूज़र हो जाएगा, तो सक्सेसफुल। तो ऑल्टर टेबल यूज़र, हम क्या करना चाहते हैं? चेंज कॉलम, हम अपने फॉलोअर्स नाम का जो कॉलम है
उसे चेंज करना चाहते हैं टू सब्सक्राइबर्स, तो इसे सब्स लिख देते हैं। और इसके साथ अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसका नया डेटा टाइप देना पड़ेगा। नया डेटा टाइप सेम ही रखेंगे हम, यानी फॉलोअर्स को रखेंगे इंट और डिफ़ॉल्ट को रखेंगे 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। अब सारे के सारे डेटा को एक बार सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र। सिलेक्ट ऑल किया तो इस बार यहाँ पर फॉलोअर्स लिखा हुआ नहीं आ रहा, हमारे कॉलम के अंदर यहाँ पर इस बार हमारे पास सब्स लिखा हुआ आ रहा है, यानी सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मॉडिफाई कॉलम की। मॉडिफाई कॉलम का काम होता है कि हमें पुराने कॉलम के अंदर रीनेम नहीं करना चीज़ों को, हमें क्या करना है, या तो उसका डेटा टाइप या फिर उसके कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई करना है। जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हम लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं मॉडिफाई, फिर अपने कॉलम का नाम, फिर अगर उसके अंदर हमें नया डेटा टाइप डालना है तो उसको हम लिख सकते हैं, नया कंस्ट्रेंट डालना है तो उसे हम लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये जो हमारे फॉलोअर्स हैं इनके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं टू 5। अब इसे कैसे मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल यूज़र एंड यहाँ पर हम लिख देंगे मॉडिफाई। हमारे कॉलम का नाम है सब्स, सब के अंदर हमारा नया डेटा टाइप होने वाला है इंट, एंड इसके लिए हम बेसिक कंडीशन डिफाइन करेंगे डिफ़ॉल्ट टू बी सेट टू 5। अब इसे कर देते हैं सिलेक्ट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया, सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटा हो गया, पर अभी हमें सब्सक्राइबर्स काउंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिख रही। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखने के लिए हम नया डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। नया डेटा जब हम इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर हम अपने फॉलोअर्स का काउंट ऐड नहीं करेंगे। फॉलोअर्स का काउंट ऐड नहीं किया, डेटा नंबर 6 को ऐड करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी एज 19 एंड इसे हम एक रैंडम नाम दे देते हैं, कुछ फॉलोअर्स का काउंट क्योंकि हम हटा रहे हैं, या सब्सक्राइबर्स का 120, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। अच्छा, अब हमने एज डिलीट कर दिया अपनी टेबल से, तो गलती से उस कॉलम का नाम नहीं लिखना, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, एग्जीक्यूट। डुप्लीकेट एंट्री 6, यानी 6 वाली आईडी ऑलरेडी है, इसको कर लेते हैं 7, सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम चेक करें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, तो यहाँ पर जो नंबर 7 वाली आईडी वाला यूज़र है उसके लिए सब्सक्राइबर्स बाय डिफ़ॉल्ट 5 पर सेट हो गए हैं। यानी ये जो हमने इंट डिफ़ॉल्ट 5 किया था सब्सक्राइबर्स के लिए, उस तरीके से हमने अपने सब्सक्राइबर्स वाले कॉलम को कर दिया था मॉडिफाई। इवन दो जब हमने डेटा को इंसर्ट किया तो इसके अंदर हमने कोई सब्सक्राइबर्स का काउंट सेट नहीं किया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 पर सेट हो गया। तो इस तरीके से हमारी ऑल्टर टेबल कमांड हमारे लिए काम करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेबल क्वेरीज के अंदर अबाउट ट्रंकेट। ट्रंकेट का काम होता है कि ये सारी की सारी टेबल के डेटा को डिलीट कर देता है। एक कमांड होती है हमारे पास ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल से क्या होता है, ड्रॉप टेबल से सारी की सारी टेबल ही डिलीट हो जाती है, मतलब वो टेबल अब एग्जिस्ट नहीं करेगी डेटाबेस के अंदर। और दूसरी कमांड होती है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड का काम होता है टू डिलीट अ टेबल्स डेटा, यानी टेबल तो रहेगी बस वो पूरी खाली हो जाएगी। हम लिखते हैं ट्रंकेट टेबल एंड फिर अपनी टेबल का नाम। जैसे लेट्स सपोज हमें अपनी यूजर टेबल से सारा का सारा डेटा खाली करना है, तो हम लिख सकते हैं ट्रंकेट टेबल एंड फिर अपनी टेबल का नाम विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू यूज़र। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरर आ रहा है 1701 का, कैन नॉट ट्रंकेट अ टेबल रेफरेंस्ड इन सम अदर टेबल। तो ये बेसिकली एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक और टेबल बनाई थी पोस्ट नाम से, और पोस्ट टेबल के अंदर हमने एक फॉरेन की क्रिएट की थी। अब ये जो फॉरेन की है इस पोस्ट नाम की टेबल के अंदर, ये रेफरेंस कर रही थी हमारी यूज़र टेबल की आईडी को। यानी हमने 2 टेबल्स बनाई थी, पोस्ट के अंदर ये जो हमारी यूज़र आईडी थी ये हमारी फॉरेन की थी। तो अब एसक्यूएल हमें कहने की कोशिश कर रहा है, अगर आपने यूज़र के डेटा को ही खाली कर दिया, उसको आप ट्रंकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो पोस्ट के अंदर जो आप यूज़र की आईडी को एज अ फॉरेन की रेफरेंस कर रहे थे वो चीज़ तो इनवैलिड हो जाएगी। वो जो आपने कनेक्शन बनाया था दोनों टेबल्स के बीच में, वो कनेक्शन हमें इस यूज़र टेबल को ट्रंकेट करने से रोक रहा है। तो या तो हमें इस कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा, या तो उसे अब फॉरेन की वाला जो उसका कंस्ट्रेंट है उसे हमें हटाना पड़ेगा, या फिर हम चाहें तो पहले इस पोस्ट टेबल को ट्रंकेट या डिलीट कर सकते हैं, तो उससे कनेक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रॉप टेबल पोस्ट। जैसे ही पोस्ट को हम ड्रॉप करेंगे उसका कनेक्शन हट जाएगा। हमने इसे ड्रॉप कर दिया मतलब ये यहाँ हमारे कोड से हट जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ट्रंकेट कर सकते हैं टेबल यूज़र को। जैसे एंटर किया तो इस बार ट्रंकेट सक्सेसफुल हो गया। सिलेक्ट करते हैं सारे के सारे एंट्रीज को यूज़र से, तो इस बार हमारे पास सारी नल एंट्रीज आ रही हैं, यानी हमारा पूरा डेटा जो हमने इंसर्ट किया था अपनी टेबल यूज़र के अंदर
वो सारा का सारा डेटा अब डिलीट हो चुका है। पर जब हम ड्रॉप करते हैं, यानी अगर हम यूजर टेबल को ड्रॉप करें इस तरीके से, तो इसे अगर हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप सक्सेसफुल हो गया। अब अगर हम सिलेक्ट कमांड को लिखें तो इस बार सिलेक्ट कमांड में एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि इस बार हमारी यूजर टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यही डिफरेंस होता है ट्रंकेट एंड ड्रॉप के बीच में। ड्रॉप जब हम करते हैं तो फिर उसके बाद टेबल कंप्लीटली गायब हो जाती है, फिर हम उसमें से सिलेक्ट या कुछ और नहीं कर सकते, नया डेटा भी ऐड नहीं कर सकते। ट्रंकेट से सिर्फ वो जो टेबल होती है उसका पूरा डेटा खाली हो जाता है, पर वो टेबल फिर भी होती है। हम चाहें तो बाद में जाकर उस टेबल के अंदर और डेटा, नया डेटा ऐड कर सकते हैं, उस टेबल के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमने क्या क्या कवर किया है? हमने अपने क्लॉजेस को कवर किया है, हमने अपने कुछ कुछ ऑपरेटर्स, अपने एग्रीगेट फंक्शंस को कवर किया है, साथ के साथ हमने अपने टेबल के ऊपर और मल्टीपल ऑपरेशंस को कवर किया है। अब ये तो सारी चीजें हो गई हमारी रिलेटेड टू एसक्यूएल कमांड्स। अब जब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एसक्यूएल का, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो बेसिक एसक्यूएल हमने सीख लिया कि हाँ इस तरीके से क्वेरीज काम करती है, इस तरीके से डेटा मैनिपुलेट होता है, हमारी टेबल्स होती हैं, हमारा डेटाबेस होता है, पर ये एक्चुअली हम अपने वेबसाइट के बैकएंड में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी हम अपने नोड के साथ अपने एसक्यूएल को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसे अब नेक्स्ट हम सीख रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, ताकि एसक्यूएल के ऊपर हम थोड़ी और कमांड लेकर आ सकें। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, जिसमें हमें बोल रहे हैं टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर योर कॉलेज। तो हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम कमांड लिख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस, एंड इसको नाम हम देने वाले हैं कॉलेज, एंड यहाँ पर हम एक कंडीशन साथ में ऐड करेंगे इफ़ नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज कमांड लिखने का सही तरीका यही होता है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो एक नया डेटाबेस क्रिएट हो गया कॉलेज नाम से, और हम इसी डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं, तो इसको कर लेते हैं यूज़ कॉलेज, सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट। अब एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है, यहाँ पर अपना जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला सेट है इसको पॉज करना है और एक बार खुद से सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद वापस से आंसर्स पर आना है और आंसर्स को एक बार टैली करके देख लेना है। अब सबसे पहले हम करने वाले हैं कि इस डेटाबेस के अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा टीचर, टू स्टोर आईडी, टीचर का नाम, टीचर का सब्जेक्ट एंड टीचर की सैलरी। और फिर जब हम ये टेबल बना लेंगे तो इस टेबल के अंदर हम ये सारा का सारा डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे। तो टेबल के अंदर हमें 4 कॉलम्स क्रिएट करने, एक हमारी आईडी होगी, एक हमारा नाम होगा, एक हमारा सब्जेक्ट होगा एंड एक हमारी सैलरी होगी। जो आईडी होने वाली है इसको इंटीजर टाइप का रख लेंगे, इसको हम बना सकते हैं अपनी प्राइमरी की। नेम हमारा varchar टाइप का हो जाएगा, जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे varchar टाइप के हो जाएंगे, जो हमारी सैलरी है ये हमारी इंटीजर टाइप की हम बनाने वाले हैं। तो अब टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिख सकते हैं क्रिएट टेबल, और इसे हम नाम देने वाले हैं टीचर। इसके अंदर हमें डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करने हैं। एक होगा हमारा आईडी कॉलम जिसको हम बनाएंगे हमारी टेबल की प्राइमरी की, दूसरा होगा हमारा नेम जो कि होने वाला है varchar ऑफ, लेट्स मेक इट 50, तीसरा होगा हमारा सब्जेक्ट, इसे भी हम varchar ऑफ 50 रखने वाले हैं। उसके बाद हम रखेंगे अपनी सैलरी विच इज़ गोइंग टू बी इंटीजर वैल्यू। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारी टेबल हमारे लिए क्रिएट हो गई है। रिफ्रेश कर लेंगे तो ये टेबल यहाँ पर हमें दिखने लग जाएगी, हमारी टीचर टेबल। अब इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू अपनी टेबल का नाम, और फिर लिखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करनी है। हमें आईडी इंसर्ट करनी है, नेम, हमारा सब्जेक्ट एंड हमारी सैलरी। तो वैल्यूज़ हमारी हो जाएंगी आईडी के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो आईडी है दैट इज़ इक्वल टू 23, हमारा नेम हमें दिया हुआ है अजय, हमारा सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है मैथ, एंड सैलरी है हमारे पास 50,000 की इक्वल। इसी सेम फॉर्मेट को कॉपी करते हुए इस बार हमारे पास है 47, नेम में हमारे पास आ गया है भारत, सब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश, एंड सैलरी इज़ गोइंग टू बी 60,000। सिमिलर तरीके से हमारे पास आईडी आ गई है 18, नेम आ गया है चेतन, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया है केमिस्ट्री, एंड सैलरी हमारे पास आ गई है 45,000। एंड नेक्स्ट आईडी है हमारे पास 9, नेम है हमारे पास दिव्या, सब्जेक्ट है हमारे पास फिजिक्स, एंड सैलरी इज़ गोइंग टू बी 75,000। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट कर लिया तो हमारा डेटा अंदर एंटर हो गया है, एंड डेटा को चेक करने के लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल विच इज़ द टीचर टेबल।
सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से हमारी टेबल हमारे पास क्रिएट होकर आ गई है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जिसमें हमें कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने अपने डेटाबेस के ऊपर। सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करने हैं वो सारे के सारे टीचर्स जिनकी सैलरी इज मोर देन 55K। तो इसके लिए हम अपनी क्वेरी लिखने वाले हैं। हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर वेयर हम चाहते हैं हमारी जो सैलरी हो दैट शुड बी ग्रेटर देन 55,000। तो इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो उन सारे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। ऐसे दो ही टीचर है हमारे पास, एक है इंग्लिश के टीचर जिनकी सैलरी 60,000, एक है फिजिक्स के टीचर जिनकी सैलरी 75,000। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला डेटा आ गया। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, रीनेम द सैलरी कॉलम ऑफ टीचर टेबल टू CTC, यानी हमें सैलरी कॉलम का नाम चेंज करना है। अब जब हम सैलरी कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं, जब भी किसी कॉलम के साथ कुछ होता है तो ये क्या होता है, ये हमारे स्कीमा के अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं। जब भी स्कीमा के अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं तो स्कीमा के अंदर चेंज करने का मतलब है कि हमारी टेबल को हम ऑल्टर कर रहे हैं। तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड को। हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर अपनी टेबल का नाम विच इज़ टीचर, एंड इसके अंदर हमें रीनेम करना है अपने कॉलम को। तो एक तरीके से हम अपने कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, तो इसको लिख देंगे चेंज कॉलम, एंड फिर अपने कॉलम का नाम, हमारा कॉलम का नाम है सैलरी, इसे हम चेंज करना चाहते हैं टू CTC, एंड CTC के अंदर डेटा टाइप हमारा वही रहेगा विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू इंट। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट कर लिया। इस बार टीचर टेबल को जब हम सिलेक्ट करेंगे, सिंगल लाइन को जब सिलेक्ट करेंगे तो हमारे कॉलम का नाम इस बार हमारे पास CTC दिख कर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, अपडेट सैलरी ऑफ ऑल टीचर्स बाय गिविंग देम एन इंक्रीमेंट ऑफ 25%, यानी सबको अपनी सैलरी के अंदर 25% का इंक्रीमेंट मिला है। 25% इंक्रीमेंट कहने का क्या मतलब होता है सैलरी के अंदर, जैसे लेट्स सपोज हमारी सैलरी है 10,000। अब 10,000 के अंदर 10,000 का 25% क्या होता है, 10,000 का 25% होता है 2,500, यानी 2,500। इंक्रीमेंट कहने का मतलब है कि ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आई 10,000 का 25%, इसी को हम ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल सैलरी के अंदर ऐड करेंगे। यानी ये वैल्यू जब इसके साथ ऐड हो जाएगी तो सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी 10K प्लस 2.5K विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 12.5K। अब अगर हमें किसी की भी सैलरी को अपडेट करना है तो सैलरी अपडेट करने का 25% से फॉर्मूला क्या रहेगा कि हमारी जो नई सैलरी है, नई सैलरी इज गोइंग टू बी इक्वल टू पुरानी सैलरी प्लस 25%। 25% कहने का मतलब है 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी चीज़ का 25% निकालना होता है तो हम 0.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय हमारी पुरानी सैलरी। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा टू इंक्रीमेंट एनी सैलरी बाय 25%। दिस इज जस्ट बेसिक मैथ, और इसी बेसिक मैथ को हम SQL के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर हमें अपडेट करना है वैल्यूज़ को तो सबसे पहले तो हम अपनी अपडेट कमांड लिखेंगे, अपडेट, फिर अपनी टेबल का नाम विच इज़ द टीचर टेबल, और यहाँ हम लिखेंगे सेट सैलरी इज इक्वल टू, या सैलरी की जगह अब ये CTC हो गया कॉलम का नाम, CTC इज इक्वल टू CTC प्लस CTC मल्टीप्लाइड बाय 0.25। इससे क्या होगा, CTC जो ओरिजिनल था वो तो रहेगा ही, पर 25% एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो सारे टीचर्स की सैलरी हमें 25% इंक्रीमेंट करनी है, तो इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कर दिया। अब टीचर्स के लिए सारी की सारी वैल्यूज़ देख लेंगे। तो वैल्यूज़ हमारी इंक्रीज होकर आ गई है, सबकी सैलरी यहाँ पर इंक्रीज दिख रही है। कितना इंक्रीज हुई है, सबकी सैलरी 25% इंक्रीज होकर आई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि एड अ न्यू कॉलम फॉर टीचर्स कॉल्ड सिटी, द डिफॉल्ट सिटी शुड बी गुड़गांव। यानी टीचर्स के लिए हमें एक नया कॉलम ऐड करना है जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू हो गुड़गांव। तो नया कॉलम जब भी हम ऐड करते हैं, क्योंकि कॉलम है तो हम स्कीमा के अंदर चेंज कर रहे हैं, स्कीमा के अंदर चेंज कर रहे हैं मतलब हमें ऑल्टर कमांड को यूज़ करना है। तो ऑल्टर टेबल एंड फिर अपनी टेबल का नाम, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं कॉलम। कॉलम ऐड करके हम इस कॉलम को नाम देना चाहते हैं सिटी, इसका डेटा टाइप हम रखना चाहते हैं varchar of 50, एंड इसके अंदर जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं ये हो जाएगी हमारे पास गुड़गांव। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। अब टीचर टेबल की बात करते हैं। टीचर टेबल के अंदर अब एक नया कॉलम ऐड हो गया विच इज सिटी, जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज आर इक्वल टू गुड़गांव। हम चाहे तो बाद में जाके टीचर्स के लिए इन सिटीज़ को अपडेट भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें डिलीट करना है सैलरी कॉलम को फॉर द टीचर टेबल।
यानी टीचर टेबल के अंदर ये जो सैलरी वाला कॉलम है जिसको हमने अभी इंक्रीमेंट किया था, इसको हम कंप्लीटली डिलीट करने वाले हैं। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल टीचर एंड फिर लिखेंगे ड्रॉप कॉलम एंड फिर अपने कॉलम का नाम विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू CTC, यानी सैलरी जो अब CTC में आकर चेंज हो गया है। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट एंड इस बार टीचर टेबल पर आएंगे तो हमारा सैलरी वाला कॉलम हमें नहीं दिखेगा, बाकी सारे कॉलम्स हमारी टीचर टेबल के अंदर अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम अपनी SQL कमांड्स को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है टू क्रिएट अ टेबल टू स्टोर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम स्टूडेंट के लिए उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसकी सिटी एंड उसके मार्क्स को स्टोर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम एक नई टेबल बना लेते हैं, इसको बोलेंगे क्रिएट टेबल और इसे नाम हम दे देंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एक हमें सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर ऐड करना है, एक हमें उनका नेम ऐड करना है, एक हमें उनकी सिटी ऐड करनी है और एक हमें उनके मार्क्स ऐड करने हैं। रोल नंबर के लिए हम इसे लिख सकते हैं इंट एंड प्राइमरी की। नेम के लिए हम इसे बोल सकते हैं varchar ऑफ 30। सिटी के लिए हम इसे सेम वैल्यू दे सकते हैं विच इज़ varchar ऑफ 30 एंड मार्क्स के लिए हम इसे बोल सकते हैं इंटीजर मार्क्स। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारी नई टेबल हमारे लिए क्रिएट होकर आ गई। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक नई टेबल विच इज़ द स्टूडेंट टेबल हमें दिखाई देकर आ रही है। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। क्या क्या वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, आईडी इंसर्ट करेंगे, नेम करेंगे, सिटी करेंगे एंड मार्क्स करेंगे। और हमारी वैल्यूज़ क्या होने वाली है, वैल्यूज़ होंगी आईडी सबसे पहले हमें दी है 110, नेम में हमें दिया है एडम, सिटी के अंदर हमें दी है दिल्ली सिटी, मार्क्स के अंदर हमारे पास मार्क्स हैं 76। नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए हमारे पास आईडी है 108, नाम है हमारे पास बॉब, सिटी है हमारे पास मुंबई एंड मार्क्स आर इक्वल टू 65। नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए हमारे पास है 124 एंड केसी, उसके साथ में वी हैव पुणे एंड वी हैव 94। नेक्स्ट में हमारे पास है 112, नाम के अंदर हमारे पास है ड्यूक, सिटी के अंदर दोबारा से हमारे पास है पुणे एंड इस बार मार्क्स के अंदर है हमारे पास 80। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारी टीचर टेबल के अंदर अननोन कॉलम आईडी, अच्छा आईडी की जगह हमारे पास यहाँ पर एंटर होने वाला था रोल नंबर विच इज़ आर प्राइमरी की। तो सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कर लिया। अब डेटा को चेक भी कर लेते हैं कि सारा डेटा क्या हमारे पास आ गया। ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट एग्जीक्यूट। तो ये हमारी स्टूडेंट टेबल हमारे पास बन के आ गई जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करा दी है। अब इस स्टूडेंट टेबल के ऊपर हम कुछ कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहला ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे, टू सिलेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 75+, यानी जिन्होंने मार्क्स 75+ स्कोर किए हैं उनकी वैल्यूज़ को हमें प्रिंट करवाना है। तो उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 75। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एग्जीक्यूट। तो ये हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई जिनके मार्क्स 75+ हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें कह रहा है फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल सिटीज वेयर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम, यानी हमें सारी की सारी उन सिटीज़ के नाम निकालने हैं जहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यानी हमें सिटीज़ के अंदर दिल्ली प्रिंट करवाना है, मुंबई प्रिंट करवाना है, पुणे प्रिंट करवाना है। हम ये नहीं चाहते कि अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक ही सिटी से हैं तो वो सिटी बार बार प्रिंट हो। मतलब 2 स्टूडेंट्स अगर पुणे से हैं तो पुणे को हमें बार बार प्रिंट नहीं करवाना। तो ऐसा करने के लिए हम बेसिकली एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि हमें सारी की सारी डिस्टिंक्ट सिटीज़ को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम हमारी स्टूडेंट टेबल। तो जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड की हमने बात की थी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 डिस्टिंक्ट सिटीज़ आ गई। तो ये तो है एक तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम सबको ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के लिए हम ये कमांड लिख सकते हैं सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट एंड यहाँ हम लिख देंगे ग्रुप बाय सिटी। तो इससे सारी इंडिविजुअल सिटीज़ का ग्रुप बन जाएगा और उन सिटीज़ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये आ गई हमारी सारी की सारी सिटीज़ मुंबई, दिल्ली, पुणे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें एक ही तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए एक ही तरीके की कमांड लिखी जा सकती है। हम डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करके भी सेम आउटपुट लेकर आ सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आ जाते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सिटी,
यानी हर सिटी के स्टूडेंट्स के हमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं। तो उसके लिए हम अपना एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मैक्स ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर सिटी के साथ में हम लिख देंगे मैक्स ऑफ मार्क्स। तो इससे क्या होगा, ग्रुप बाय तो हो ही रही थी सिटीज़, अब हर सिटी से उनके मैक्सिमम मार्क्स भी आकर प्रिंट हो जाएंगे। इसको कर लेंगे सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट किया तो मुंबई के मैक्सिमम मार्क्स 65 है, दिल्ली के 76 हैं, पुणे के 94 हैं। इवन दो पुणे से हमारे पास 2 स्टूडेंट्स थे, एक ये स्टूडेंट और एक ये स्टूडेंट, पर उसने मैक्सिमम मार्क्स को प्रिंट करवाया विच इज इक्वल टू 94। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्लास। यानी पूरी की पूरी क्लास के अगर हमें एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करें, उसके लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारी क्लास का जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू 78.75। नेक्स्ट आ जाते हैं, एड अ न्यू कॉलम ग्रेड, असाइन ग्रेड सच दैट अगर मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के ग्रेटर देन 80 हैं तो ग्रेड की वैल्यू ओ हो जाए। दिस इज नॉट 0, दिस इज ओ फॉर आउटस्टैंडिंग। अगर मार्क्स 70 से 80 की रेंज में है तो ग्रेड की वैल्यू ए हो जाए, और मार्क्स 60 से 70 की रेंज में है तो ग्रेड की वैल्यू बी हो जाए। तो इसमें सबसे पहले तो हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे ग्रेड नाम से। यहाँ पर इतने पार्ट को हटा लेते हैं और हम ऑल्टर करेंगे अपनी टेबल को। क्या है हमारी टेबल, स्टूडेंट टेबल को। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक नया कॉलम जिसका नाम होगा ग्रेड। ग्रेड के अंदर हम इसे var टाइप का रखेंगे कि 2 तक ए और ए प्लस 2 कैरेक्टर्स तक इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके। तो इसको हमने क्रिएट कर लिया, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। अभी स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो हमारा ग्रेड वाला कॉलम तो है, पर इस कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज़ अभी नल के इक्वल है। अगर हमें वैल्यूज़ को एंटर करवाना है तो उसके लिए हमें कंडीशंस दी हुई हैं, यानी हम अपनी टेबल को अब अपडेट करेंगे। तो हम लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट टेबल एंड इसके अंदर हम सेट करने वाले हैं मार्क्स, या हम अपने ग्रेड को सेट करने वाले हैं टू ओ, वेयर इसे कैरेक्टर बना देते हैं, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन, ऐसे कह देते हैं इक्वल टू 80। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट अपडेशन हो जाएगा। सेकंड अपडेशन के लिए सेकंड कमांड लिख देते हैं, थर्ड अपडेशन के लिए थर्ड कमांड। जहां मार्क्स बिटवीन, या बिटवीन की जगह इसे कह लेते हैं मार्क्स जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हैं एंड मार्क्स लेस देन 80 हैं, उस केस में हम ग्रेड को सेट करने वाले हैं टू ए, एंड दूसरे केस में हम ग्रेड को सेट करने वाले हैं टू बी जहां पर मार्क्स 60 से 70 की रेंज में है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को कर लेते हैं एग्जीक्यूट, अब सेकंड स्टेटमेंट को कर लेते हैं एग्जीक्यूट, एंड अब अपनी थर्ड स्टेटमेंट को कर लेते हैं एग्जीक्यूट। तीनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लिया तो अब दोबारा से स्टूडेंट टेबल को हम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर ग्रेड्स आ गए हैं जिसके मार्क्स 65 हैं, ग्रेड बी 76 है, ए 80 है, ओ 94 है, ओ। तो इस तरीके से हम अपनी डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरीज को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टेबल्स एंड डिफरेंट डेटाबेसेस।